हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राणी उपापचय अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस वीडियो में आप इन पदार्थों साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक है। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आविश यानी टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम आविश और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया क्रोमोनियोसर्ग प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थिल मछलियाँ, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह पर या मछलियों की क्लोम गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी यानी कि अमोनोटैलिक कहते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूल हेतु यानी जो उनका आवास होता है, स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविश यानी नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई स्थलीय, उभयचर और स्थलीय समुद्री मछलियाँ मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में से मुक्त कर लिया जाता है। इसे वृक्कों द्वारा निस्संदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों में वृक्कों की अधात्री मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों और कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। ये आदि वृश्चिक यानी प्रोटोफ्लोरिडिया या ज्वाला यानी कोशिकाएं, प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी चपटे हुए कृमि जैसे प्लेनेरिया, राटिफर, कुछ एनेलिड, सिफिलोकार्डेटा, एम्फीऑक्सस आदि में उत्सर्जित संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आदि वृश्चिक प्राथमिक रूप से आयनों में द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन में से संबंधित है। केंचुए व अन्य एनेलिड में नलिका का उत्सर्जी अंग वृश्चिक पाए जाते हैं। वृश्चिक नाइट्रोजनी अपशिष्टों की उत्सर्जित करने तथा द्रव आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तिलचट्टों, कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैलिपिगी नलिकाएं पाई जाती हैं। मैलिपिगी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती हैं। झींगा यानी प्रॉन जैसे क्रस्टियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां, हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती हैं। आगे आप बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। यानी मनुष्यों में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग द्वारा बना होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा के आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थिर होते हैं। यह वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृषण की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतरण अवतल कॉन्वेक्स सतह के मध्य एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार का संरचना होता है जिसे वृक्कीय श्रोणि पेल्विस कहते हैं तथा इससे निकलने वाली प्रेक्षपों प्रोजेक्शन की चषक कैलिक्स कहते हैं। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होते हैं। वृक्क में 2 भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट कार्टेक्स और भीतरी माध्यांश मेडुला। माध्यांश कुछ शंक्वाकार माध्यांश पिरामिड में बटा होता है जो वृषकों में फैले रहते हैं। वल्कुट माध्यांश पिरामिड पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिसे बरतीनी स्तंभ कॉलम्स ऑफ वर्टिनी कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना वृषणालु नेफ्रॉन पाई जाती हैं जो क्रियात्मक इकाई हैं जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। प्रत्येक वृक्काणु के 2 भाग होते हैं जिन्हें ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। गुच्छा वृक्की धनी की शाखा अभिवाही धनिकाओं से बनी हो कोशिकाओं कैपिलरी का एक गुच्छा है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका इफेक्ट द्वारा ले जाता है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है जिसके भीतरी गुच्छ होते हैं और गुच्छ बोमेन संपुट मिलकर मेल्पिगिकाय अथवा वृक्क कणिका कार्पल बनाते हैं जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। बोमेन संपुट से एक अतिकुंडलित समीपस्थ संवहलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक ओर अतिकुंडलित नलिका दूरस्थ संवहलित नलिका टीसीटी प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ संवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय श्रोणि में खुलती हैं। वृक्काणुओं की वृक्क कणिका समीपस्थ संवलित नलिका दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के वकुल्ट भाग में जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थिर होते हैं। अधिकांश वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को वल्कुटीय वृक्क कहते हैं। कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे रहते हैं। इन्हें सन्निध मध्यांश वृक्काणु जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं जैसे कि आगे हम आपको चित्र में दिखाएंगे। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म कोशिकाओं का जाल बनाती है जिसे पर नलिका कशेरुका जाल कहते हैं।
केशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाले एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समांतर चलते हुए यू आकार की संरचना यानी वासा रेक्टा बनाती है। वल्कुटी वृक्काणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक हासित होती है। आगे हम बात करते हैं मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण में 3 प्रमुख प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं: गुच्छी निस्पंदन, पुनः अवशोषण, श्रवण, जो वृक्काणुओं के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र मार्ग के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छे निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्पंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की कोशिकाओं को रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। ये 3 परतें हैं: गुच्छ की रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला, भूमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। भूमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु पोडोसाइट्स कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार की विन्यासित होती हैं, जिससे कुछ मोटे छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा के प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छे निस्यंदन दर यानी GFR कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वयस्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छी आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसान गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्रवण के सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जन 1.5 लीटर की तुलना में की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंदन को वृक्क कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क कोशिका की उपकला कोशिकाओं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। उदाहरणार्थ निस्यंदन पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, Na+ आदि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभ भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंदन में NaH+, K+ और अमोनिया जैसे पदार्थों को सम्मिलित करती है। नलिकाकार श्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। आज हम बात करते हैं कि वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य के बारे में। तो समीपस्थ संवलित नलिका, यह नलिका सरल घनाकार ब्रुश बॉर्डर उपकला की बनी होती है, जो पुनः अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व यानी 70 से 80% विद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरलों के pH और आयनीय संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+ अमोनिया और K+ आयनों का निस्यंदन में श्रवण और HCO3
HCO3 का पुनः अवशोषण करती है। अगला बात करें हेनले लूप। आरोही भुजा में न्यूनतम पुनः अवशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतरकारी काशी तरल की पराशरता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनेल लूप की अवरोधित भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु वैद्युत अपघट्ट के लिए सक्रियता में यह धीरे धीरे परागम्य होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्संदन को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए परमज्ञ होती है, लेकिन वैद्युत अपघट्ट का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निस्संदन ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे वैद्युत अपघट्ट के मध्यांश तरल में जाने के निस्संदन तनु होता जाता है। दूरस्थ संवलित नलिका DCT। विशिष्ट परिस्थितियों में Na+ का जल का कुछ पुनः अवशोषण इस भाग में होता है। पुनरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा pH बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण यौगिक H+, K+ और अमोनिया का चयनात्मक संवरण करती है। आगे हम बात करें संग्रह नलिका। यह लंबी नलिका वृक्क के वलकुट से मध्यांश के अतिरिक्त भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी के पराशरता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह pH के नियमन पर H+ और K+ आयनों के चयनात्मक संवरण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाता है। आगे हम बात करें निस्संदन। क्षनित को सांद्र करने की विधि। इसकी विधि क्या है? क्षनित यानी निस्यद क्षनि को सांद्र करने की विधि। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनेल लूप और वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनेल लूप की दोनों भुजाओं में निस्यद का विपरीत दिशाओं में प्रभाव होता है, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। हेनेल लूप व वासा रेक्टा के बीच की नज़दीकी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यांशीय अंतरालकाशी मेंडुली इंटरस्टिशियन के पराशरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। पराशरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसे कि वलकुट की ओर 300 MOSM लीटर से आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 MOSM प्रति लीटर। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है, यानी Cl का परिवहन हेनेल लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे हेनेल लूप की अवरोही भुजा के साथ नियमित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड अंतरकाश को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनेल लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतरकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनेल लूप तथा वासा रेक्टा के विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतरकाशी की प्रवणता को बनाए रखते हैं। इस प्रकार के अधिकांश की प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्संदन का सांद्र और निस्संदन का सांद्रण करती है। हमारे प्रश्न प्रारंभिक निस्संदन की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यह निश्चित ही जल के हास्रोकणों की मुख्य क्रियाविधि है। तो अगले पार्ट में हम वृक्क क्रियाओं का नियमन, मूत्रण उत्सर्जन में अनुभागों की भूमिका आदि। और हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे अगली वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद वॉचिंग माय वीडियो।